and market expanded in the late 19th century। जैसे कि हमने जो हमारा इंडस्ट्री वाला चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर में भी आया है। आज एक बच्चे ने पूछा है मुझसे ये, ट्रेड फ्लॉरिश, बहुत ज्यादा ट्रेड फ्लॉरिश मीन्स इंक्रीज, एक्सपेंडेड हुआ है, मार्केट भी एक्सपेंड हुई है लेट 19th सेंचुरी मीन्स आफ्टर 1870 to 19th century, you can say that 1900 लेट 19th सेंचुरी के बीच में काफी ज्यादा एक्सपेंड हुआ है यूरोपियन कंट्रीज में। बट देयर वाज अ डार्कर साइड ऑफ दिस प्रोसेस, मीन्स इन शॉर्ट हमें क्या बताना है इसमें, जितने भी हमारे वीक पॉइंट हैं वो हमने डिस्कस करने हैं इसके अंदर, जितने भी हमारे वीक पॉइंट हैं उसके बारे में डिस्कस करना है हमने। लेट्स स्टार्ट। मैं इस जो भी आपको बताऊंगा ना, जो मेथड बताया हुआ है आपको मैंने, कि सबसे पहले हमने किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछता है हमसे, तो सबसे पहले हमने उसके जो इंट्रोडक्शन है वो देनी है, इंट्रो देनी है, आफ्टर दैट पॉइंट्स लिखने हैं और लास्ट में कंक्लूजन बताना है। जितने भी आपके 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं उन सभी में ऐसा ही करना है आपने, सभी क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आएगा यस, बहुत ज्यादा ट्रेड हमारा इंक्रीज हुआ है उस टाइम के अंदर, 19th सेंचुरी के अंदर ट्रेड भी एक्सपेंड हुआ है, मार्केट भी एक्सपेंड हुई है, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी हुए हैं, जैसे कि इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, उस टाइम के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है। एक्सेस टू न्यू गुड्स एंड सर्विसेज, लोगों की पहुंच तक आ गए हैं न्यू गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी भी हुई थी उस टाइम। देयर वर आल्सो सम नेगेटिव पॉइंट आल्सो, जब भी कोई अच्छी चीज होती है तो उसके साथ नेगेटिव पॉइंट जुड़े होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हम अपनी एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइजर का, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, अगर किसी क्वांटिटी से ज्यादा करेंगे तो उसका लॉस पॉइंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो ट्रेड बढ़ा था, जो मार्केट एक्सपेंड हुई थी 19th सेंचुरी में, उसका डार्कर साइड क्या है, उसके ऊपर कमेंट दीजिए, अपने जो व्यूज हैं वो दीजिए उसके ऊपर, कि जो उसका डार्कर पॉइंट है उसके ऊपर। ये आपका एक तरह का एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी है, तो ये बताऊंगा आपको मैं। फर्स्ट पॉइंट है एक्सप्लोटेशन। स्टूडेंट्स, आपको पता है लाइक जब भी कोई ट्रेड और मार्केट एक्सपेंड होती है उससे क्या होता है, टेक एडवांटेजेस टू द वर्कर्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो जब भी कोई मार्केट एक्सपेंड होती है, आपको पता है मार्केट एक्सपेंड होगी तो वहां पे ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी, जब ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी तो दूर दूर से लेबर भी आ जाती है, जब लेबर की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उस टाइम क्या होना स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम वहां पे जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जो, वो वहां पे लो वेजेस देनी स्टार्ट कर देते हैं वहां पे। ठीक है? और लोगों को बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन के अंदर रखा जाता था उस टाइम। ठीक है? जब आपने इसको इस तरह से लिखना है कि जब वहां पे 19th सेंचुरी में मार्केट एक्सपेंड हुई तो उसकी वजह से लेबर की एक्सप्लोटेशन भी इंक्रीज हो गई। ठीक है? इस चीज को आपने इसके अंदर लिखना है। दिस इज द नेगेटिव पॉइंट। सेकेंड, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। जैसे जैसे मार्केट की ग्रोथ होती गई वैसे वैसे जो पोल्यूशन था वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है? जो पोल्यूशन बढ़ना स्टार्ट हुआ, ये बेटा कोशिश कीजिए साथ साथ में ना नोट्स बना लीजिए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। ठीक है? पोल्यूशन बढ़ना स्टार्ट हो गया, डिफोरेस्टेशन होनी स्टार्ट हो गई। कि डिफोरेस्टेशन का मीनिंग होता है ट्रीज को काटना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, जंगलों को। ठीक है? फॉरेस्ट को काटना स्टार्ट हो गया। अदर फॉर्म ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होनी स्टार्ट होगी, जिसके कारण बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा वहां के एनवायरमेंट के ऊपर। ठीक है? नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ऑन
एनवायरमेंट। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट के अंदर आपने ये चीजें बतानी है। थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती गई वहां पे लोग जो मेन ओनर्स थे वो हो ज्यादा रिच होते गए, और जो दूसरे थे पुअर पीपल, वर्कर क्लास, वो हो ज्यादा पुअर होती गई। मींस इकोनॉमिक इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बीच में गैप जो था पुअर और रिच का, गैप बिटवीन पुअर एंड रिच इंक्रीज। ये बेटा स्पेलिंग देख लेना, क्योंकि लिखने के कारण थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा इशू है टेक्निकल, तो ये आपने अपनी तरफ से देख लेना जो मैं बोल रहा हूं। स्पेशली जो वुमेन के साथ इनइक्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि कई जगह पे वुमेन काम नहीं करती थी, उनकी वजह से इनइक्वालिटी काफी ज्यादा हो गई। ठीक है, इनइक्वालिटी काफी ज्यादा हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, इम्पीरियलिज्म। इट मीन दैट लाइक इसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारी होल पावर होती है, कंट्री की जितनी भी पावर होती है, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन जब बढ़ती है तो जितनी भी हमारी पावर्स होती है वो फ्यू हैंड्स के अंदर चली जाती है। ठीक है, कुछ लोगों के हाथ में चली जाती है, जो अमीर लोग होते हैं, रिच पीपल होते हैं, उनके हैंड्स में चली जाती है। उसके कारण देश के अंदर जो एक कॉलोनाइजेशन सिस्टम होता है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं होने के, ड्यू टू दिस इशू। तो ये टाइम वहां पे भी हुआ था। ये आपने सारा पिछले पास्ट में ये आंसर लिखना है आपने सारा। नेक्स्ट, सोशल डिसलोकेशन। सोशल डिसलोकेशन का मीनिंग क्या है, सोसाइटी के लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे गए। सोसाइटी के जो लोग हैं, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे लोकेट हुए। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ती गई, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ते गए, दूर दूर से लोग, दूसरे कंट्री से, दूसरी सिटी से, दूसरी प्रोविंसेस से लोग एक जगह से दूसरी जगह आने स्टार्ट हो गए। दिस इज आल्सो ए नेगेटिव पॉइंट। एक जगह पे जहां पे पॉपुलेशन रिक्वायर्ड थी, वहां से छोड़ के लोग जो बड़ी बड़ी सिटीज थी, अर्बन एरियाज थे, इंडस्ट्रियल हब थे, वहां पे जाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो स्टूडेंट्स ये आपके 5 पॉइंट्स हैं जो आपने करना है। तो इसके साथ ही आपने देख लेना, मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। क्वेश्चन का मीनिंग है, ट्रेड फ्लॉरिश एंड मार्केट एक्सपेंडेड इन द लेट 19th सेंचुरी बट देयर वाज ए डार्कर साइड आल्सो। कि काफी ज्यादा फ्लॉरिश हुई है ट्रेड, काफी ज्यादा मार्केट एक्सपेंड हुई है, पर उसी के साथ साथ कुछ डार्कर साइड्स भी हैं। वो क्या थी वो बताना है हमने। तो पहले तो हमने इसका क्वेश्चन के अंदर जब इंट्रोडक्शन देनी है तो हमने ये बताना है कि ड्यू टू दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इसके साथ गुड्स और सर्विसेज, न्यू गुड्स और सर्विसेज आई हैं, मार्केट के अंदर आई थी, लोगों के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी ड्यू टू दिस रीजन। ठीक है, तो लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, जितने भी लेबर थी उनकी एक्सप्लॉयटेशन होनी स्टार्ट हो गई। एनवायरमेंटल पे काफी ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ा इसकी वजह से। इसके अलावा इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। इंपीरियलिज्म, कुछ लोगों का, रिच पीपल, स्पेशली द रिच पीपल का कंट्रोल हो गया पूरी सोसाइटी के ऊपर। और काफी ज्यादा सोशल ट्रांसफर कह सकते हो या सोशल डिसलोकेशन कह सकते हो, कि काफी ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह पे गए हैं। स्टूडेंट्स आपने एक चीज याद रखना है, मैंने आपको बता दिए हैं ये पॉइंट्स, आपने ये पॉइंट्स को लर्न करना है, हेडिंग को लर्न करना है, और पेपर में अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये हमें ये पॉइंट की एक्सप्लेनेशन नहीं बन रही है जैसे सर ने बताया है, देन आपको मेरा नंबर आपके पास है 9988101172। आप मुझे क्वेश्चन लिख के दे दीजिए, ठीक है, आई विल सेंड यू द फुल फ्लेज आंसर। ठीक है, मैं थोड़ा टाइम लगेगा बट आई विल सेंड यू द फुल फ्लेज आंसर। मींस एक्सप्लोटेशन के आगे क्या लिखना है, आई विल सेंड यू। ठीक है,
कोशिश करना सारा मत क्वेश्चन मत लिख भेजना मुझे, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आप नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे उस क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, मुझे भेजिए। एक भेजिए, दो भेजिए, तीन भेजिए, जितने मर्जी भेजिए, आई विल सेंड यू। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मुझे बच्चे ने भेजा हुआ है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हाउ डिड आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ द लिबरलिज्म, एक्सप्लेन। तो स्टूडेंट्स यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो आपको कुछ वर्ड्स का पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए। आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, इसका मीनिंग क्या है? आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म की अगर बात करें तो लिबरलिज्म फ्रीडम का सिनोनियम कहा जाता है, लिबर्टी से वर्ड आया लिबरलिज्म। ठीक है, तो आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, जो लोग थे जो इस आइडियोलॉजी को मानते थे वो मेनली फेथ करते थे फ्रीडम के ऊपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, जो ये आइडियोलॉजी की बात की गई है, लिबरलिज्म की बात की है, वो यूरोप के अंदर नेशनल यूनिटी लाने के लिए कैसे हेल्पफुल गई है। ठीक है, हाउ डिड द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन द 19th century यूरोप अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, के लिबरलिज्म का क्या रोल है नेशनल यूनिटी लाने के लिए में। तो इसका जो आंसर है, फर्स्ट, ideas of national unity in the 19th century. Europe was closely allied to the ideology of liberalism. तो आपको स्टूडेंट्स ये तो ऊपर से ही आ गया क्वेश्चन में से ही, आपने याद क्या करना है इसमें, जो लिबरलिज्म वर्ड है वो ड्राइव हुआ है लैटिन लैंग्वेज से। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है फ्री। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, जिसके अंदर आप बताओगे जो लिबरलिज्म का मीनिंग है वो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग है फ्री। सेकंड पॉइंट, जो मिडिल क्लास थे उस टाइम के, उनके अकॉर्डिंग क्या था? जो मिडिल क्लास थे उनके अकॉर्डिंग क्या था? लिबरलिज्म का मीनिंग उन्होंने निकाला फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, पॉलिटिकल लेवल पे क्या निकाला? द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट मींस अकॉर्डिंग टू पीपल, अकॉर्डिंग टू पीपल। अगर मैं बात करूं ना इसका मीनिंग, गवर्नमेंट बाय कंसेंट मींस द गवर्नमेंट विल बी अकॉर्डिंग टू पीपल, अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। तो इसमें हमने क्या पढ़ा अभी तक? तीन चीजें सीखी हैं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपने लिबरलिज्म का मीनिंग बताना है, ये लैटिन लैंग्वेज से आया है, इसका मीनिंग फ्री होता है। मिडिल क्लास की बात कर लें तो उनका मीनिंग ये है कि फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। पॉलिटिकल लेवल की बात कर लें तो इसका मीनिंग ये होगा कि जो गवर्नमेंट है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द पीपल। नेक्स्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ था? तो अगर मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग में चलूं तो इसका मीनिंग ये निकाला गया है एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड डिफरेंट क्लरिकल प्रिविलेजेस। कि जितनी भी ऑटोक्रेसी मींस द ग्रुप, सम रिच पीपल ओनली हैव द कंट्रोल ओवर द स्टेट, सिर्फ कुछ लोगों का स्टेट के ऊपर, और जहां एक बंदे का, एक किंग कह सकते हो आप, एक बंदे का पूरा कंट्रोल है, या ग्रुप ऑफ पीपल का पूरा कंट्रोल है, फ्यू पर्संस, रिच पर्संस का। तो जितनी भी उनको प्रिविलेजेस दी जाती थी, जैसे राजे का बेटा राजा, किंग का बेटा किंग, तो इसके अकॉर्डिंग ये सभी चीजों को एंड कर दिया गया। ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट एंड इनअवेलेबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो भी गवर्नमेंट होगी इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, लाइक इन इंडिया वी हैव रिप्रेजेंटेटिव काइंड ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्टली पीपल चूज द पर्सन एंड दैट पर्सन
रूल द कंट्री ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करके वो करते हैं। इसको उन्होंने बोला था कि ये चीजें होनी चाहिए यहाँ पे, ये मीनिंग निकाला है लिबरलिज्म का। इसके अलावा इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। और इसमें जब ये आइडिया सामने आया कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ होना चाहिए, लोगों के पास यूनिवर्सल सफरेज मींस राइट टू वोट होना चाहिए। यूनिवर्सल सफरेज मींस राइट टू वोट, उनके पास राइट टू वोट होना चाहिए। तो इससे भी काफी ज्यादा लोगों के अंदर नेशनल यूनिटी वाली फीलिंग आई। दे स्टार्ट वर्क ऑन फ्रीडम, ठीक है, उन्होंने वो करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, जितने भी वुमेन थी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जितने भी मेल थे, क्योंकि वहां पे सिर्फ राइट जिनके पास, एक तो मेल होना चाहिए, दूसरा जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, सिर्फ उनको राइट दिया गया स्टार्टिंग के अंदर। तो इसलिए लोगों ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी, क्योंकि ये आइडियोलॉजी ये कहती है कि सभी लोग इक्वल हैं लॉ के सामने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं इकोनॉमिक लेवल की बात करूं कि इकोनॉमिक लेवल में लिबरलिज्म के क्या आइडियाज थे। इकोनॉमिक लेवल पे ये कहते थे कि फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इंपोज इंस्ट्रक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड कैपिटल। तो इनका ये कहना था कि पहले नंबर पे तो जो मार्केट है वो फ्री होनी चाहिए। फ्री मींस गवर्नमेंट का कोई भी रोल ना हो उसके अंदर, और जितनी भी स्टेट ने इंपोज की हुई है रिस्ट्रिक्शंस, उन सभी को अबॉलिश किया जाए, सभी को खत्म किया जाए, ठीक है। तो ये इन्होंने अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक के लेवल पे बात की है। तो स्टूडेंट्स ये आपका पूरा आंसर बनता है 5 का। मैं आपको शॉर्ट करके बताता हूं क्या लिखना है आपने। क्वेश्चन है आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म और नेशनल यूनिटी के अंदर रिलेशन। लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी कैसे हेल्पफुल रही नेशनल यूनिटी में, जो यूरोप में आई थी 19th सेंचुरी के अंदर, ये आपने बताना है। पहले आपने बताना है फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिबरलिज्म का मीनिंग बताना है। इसका मीनिंग होता है लिबर, लैटिन लैंग्वेज से आया है, रूट या लिबर कह सकते हो उसको, ठीक है। इसका मीनिंग हो गया फ्री। मिडिल क्लास ये कहते थे, इन्होंने बताया हुआ है आइडियोलॉजी और लिबरलिज्म में ये बताया हुआ है कि जो मिडिल क्लास है, लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। पॉलिटिकल लेवल में ये बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट हो वो लोगों के अकॉर्डिंग ही हो, ठीक है। अगर मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करूं, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इस आइडियोलॉजी की वजह से, फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो किंग के एंगेस्ट हो गए थे। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी की बात करते थे, वो कहते थे कि जो कुछ लोगों को, आपने को पता ना 3 स्टेट थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, वो जो सिस्टम था उसको बंद किया जाए। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के अंदर लोगों को एक्स्ट्रा राइट्स दिए जाते हैं उनको बंद किया जाए, ये इनका कहना है। तो इनके अकॉर्डिंग इक्वालिटी बिफोर द लॉ उसकी बात करते हैं, ठीक है। जब इन्होंने इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात लेके आए सामने, तो उसमें काफी ज्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, उससे नेशनल यूनिटी काफी ज्यादा आई उनके अंदर। इकोनॉमिक स्फीयर में बात करें, ये बात करते हैं मार्केट, फ्री मार्केट की, जिसमें स्टेट का काम सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना है। स्टेट ने जो जितनी भी इंपोज की हुई हैं रिस्ट्रिक्शंस, उन सभी को बंद किया जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, ये भी मुझे बच्चों ने ही भेजा हुआ है। तो अगर आपको इसके बाद भी कोई चीज समझ नहीं आती है, मेरा नंबर है आपके पास, तो आप मुझे कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। एक स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जो ये मेरा YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे बार बार आपको नोटिफिकेशन या कुछ ये भेजने की जरूरत ना पड़े। मैं डेली लेवल पे क्लासेस लेता हूं, आपको ऑटोमेटिक उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। दैट्स योर चॉइस, यू वांट टू अटेंड और नॉट। अगर आपने अटेंड करनी है तो आप कीजिए उसको, तो आपने इसको कर लेना है बेटा, सब्सक्राइब कर लेना है। थर्ड पॉइंट, ये भी मुझे बच्चे ने भेजा हुआ है, व्हाई हैज फेडरलिज्म सक्सीडेड इन इंडिया।
इंडिया में आप हमें सभी को पता है कि इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम है, ठीक है। फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स, वेयर पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स। वो डिफरेंट ऑर्गन्स कोई भी हो सकते हैं, स्टेट, सेंट्रल, लोकल लेवल हो सकती है, या अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो वो डिफरेंट है हमारे पास, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव वो दूसरे हैं। तो फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास स्टेट, सेंटर दो डिफरेंट है, पावर डिवाइडेड है टू और मोर लेवल्स के अंदर। लोकल गवर्नमेंट इज द पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्यों हुआ ऐसे? क्यों इंडिया के अंदर ये चीज सक्सीड हुई है, ठीक है, मीन्स क्यों इनको सक्सेसफुल हुई है, ये बताना है हमने। सबसे पहले हम इसका मीनिंग बताएंगे। फेडरलिज्म इन इंडिया हैज बीन सक्सेसफुली ड्यू टू सेवरल फैक्टर। बहुत ज्यादा ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये सक्सेसफुल हुई है, ठीक है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर हमारे पास क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण एवरीथिंग इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लोगों के अंदर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल है, दे हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल लेवल थिंग्स। इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। इंडिया के अंदर इंक्लूसिव अप्रोच अपनाई जाती है। इंक्लूसिव अप्रोच की बात करते हैं व्हेन हम दूसरे बंदे को अपने साथ मिक्स करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए कि कोई भी पर्सन है, वो हैंडीकैप है, तो उनको हमारा सिस्टम ये कहता है कि उसको अपने साथ बैठाइए, अपने साथ काम दीजिए, ठीक है। तो ये चीजें सारी, कोई भी उनके साथ हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। इससे कल्चरल डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। रीजनल डाइवर्सिटी मींस कोई अगर छोटी स्टेट से बिलोंग करता है, कोई बड़ी स्टेट से बिलोंग करता है, उनके अंदर इंक्लूसिवनेस आती है, ठीक है। ये सारे रीजंस के कारण ये चीज हुई है। अगर मैं फर्स्ट बात करूं, पॉलिसीज दैट इंश्योर सक्सेस इन द फेडरलिज्म इज द एस्टेब्लिशमेंट आर। कौन कौन सी चीजें हैं जिनके कारण हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा फेडरलिज्म है वो सक्सेसफुल हुआ है इंडिया के अंदर? पॉइंट बता रहा हूं, इजिली आपको लर्न हो जाएंगे। नंबर 1, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली स्टूडेंट्स, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एवरीथिंग इज क्लियरली मेंशन, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर है, ठीक है। ये सब कुछ मेंशन है, क्लियरली मेंशन है। और सुप्रीम कोर्ट भी हमारे पास ऐसे गार्डियन है, कोई भी अगर इशू आता है तो वी कैन टेक द सजेशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो फेडरलिज्म है वो सक्सेसफुल हुआ है। सेकेंड नंबर पे, अडॉप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। स्टूडेंट्स, अगर मैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करूं तो उसका मीनिंग क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज लाइक यू कैन से दैट द रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। एक ऐसी पॉलिसी बनाई हुई है जिसमें सेंटर और स्टेट की एक अंडरस्टैंडिंग, एक स्टेबल सिस्टम बनाने में हेल्प करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमारे इंडिया में वैसा है, ठीक है, कि पावर ही स्टेट और सेंटर के अंदर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट की हुई है ताकि कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसे कहते हैं? स्टेबल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। इन शॉर्ट यू कैन से दैट, शॉर्ट में आप क्या कह सकते हो? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मीनिंग जो सेंटर और स्टेट के अंदर रिलेशन है वो स्टेबल है, स्टेबल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। हमारे इंडिया के अंदर ये सिस्टम है बिकॉज ऑफ दैट रीजन। थर्ड, इंडिया के अंदर इंक्लूसिव अप्रोच अपनाते हैं हम, ठीक है। इंक्लूसिव अप्रोच का मीनिंग क्या है? कि जितनी भी हमारे एथिक्स हैं, लैंग्वेज हैं, कल्चर बेस पे हमने ग्रुप बनाए हुए हैं,
इंडिया में फ्रीडम है वो चीज करने की, ठीक है। सभी जितने भी रीजन्स हैं, रीजन मीन्स जितने भी डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हैं बिलोंगिंग टू डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन्स, ऑल हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर यूनिक आइडेंटिटी। हमारे स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन है कि हम वो चीज कर सकते हैं, अपने कल्चर के बारे में, अपने जो सिस्टम है, हमारी लैंग्वेज है, उसके प्रमोशन के बारे में, अपने रिलीजन के प्रमोशन के बारे में वी हैव द डिफरेंट राइट्स, ठीक है। इस चीज अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो लोगों को ये राइट देता है कि वो किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं, वो जो उनकी अपनी लैंग्वेज है, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज जो वो बोलते हैं उनको प्रमोट किया जा सकता है, उनके पास राइट है। ऐसी अप्रोच को इंक्लूसिव अप्रोच कहते हैं। ये अप्रोच के कारण ही हमारा जो कंट्री है वो सक्सेसफुल फेडरलिज्म बना है यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो है दैट इज कुछ स्टेट्स ऐसी हैं विच रिक्वायर द सम मोर हेल्प, जिनको कुछ ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है ड्यू टू मेनी रीजंस, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट ने उनको स्पेशल स्टेटस दिया है, जिसके कारण जो स्टेट्स हैं वो फुली सेटिस्फाई रहती हैं फ्रॉम द सेंटर, एंड एक उतना ज्यादा कंफ्लिक्ट नहीं होता है, थोड़ी बहुत सी तो होता है पर उतना नहीं होता है कि वो हमारे फेडरलिज्म को ही डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। इसलिए जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो स्टेट है ये बहुत बैकवर्ड है, समथिंग है, तो गवर्नमेंट उनको चाहे एक्स्ट्रा बजट देके या कैसे भी करके उनको स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करवा के उनकी हेल्प की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये 4 पॉइंट्स हैं, तो आपने बता देना कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल है, ऊपर वाले को घुमा के ही आप इसको कंक्लूजन लिख सकते हो। और अगर इन शॉर्ट की बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ऑफ फेडरलिज्म, हमारा जो कंट्री के अंदर यूनिटी और स्टेबिलिटी बनी हुई है अभी तक, आफ्टर 75 ईयर्स होने वाले हैं। आप देखिए यहां तक भी हमारे हो चुकी है, देखिए, ठीक है, हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी है कंट्री के अंदर, दिस इज ड्यू टू द फेडरलिज्म, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने जो मेन फोकस देना है, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपने क्या बताना है, फेडरलिज्म सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि इंडिया के अंदर हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के अंदर हमने प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया हुआ है, इंडिया के अंदर रिलीजन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को एक इंक्लूसिव अप्रोच के थ्रू हैंडल किया जाता है, ठीक है, ये चीज बतानी है। इंडिया में फेडरलिज्म के स्ट्रॉन्ग होने का सबसे एक मेन रीजन ये भी है कि जहां पे लगता है इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी हो, किसी भी पार्टी की हो, वो जो कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस का जो एक कह सकते हैं कि उनको प्रोवाइड करवाते हैं, स्पेशल स्टेटस बना के, तो स्टेटस दिया जाता है उन स्टेट्स को और उनको उसके थ्रू ग्रांट प्रोवाइड करवाई जाती है, मनी प्रोवाइड करवाई जाती है, डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपने करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वैसे तो पता लग जाएगा, इतने मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है आपको। एक स्टूडेंट ध्यान रखना है, मैं दोबारा से फिर बता रहा हूं आपको कि जो भी पॉइंट्स आपको लगता है कि सर मुझे इस क्वेश्चन का मीनिंग नहीं पता, कि इस पैराग्राफ में जैसे मान लो मैंने कहता हूं कि सेकंड पॉइंट है अडॉप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आपको लगता है कि आपको इसको एक्सप्लेन करना नहीं आता है, यू ओनली सेंड मी द क्वेश्चन, ठीक है, आपने मुझे क्वेश्चन भेज देना है, मुझे साथ में मैसेज कर देना चाहिए, आई नीड द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, आई विल सेंड यू, मैं खुद उसको टाइप करके आई विल सेंड यू एज सुन एज पॉसिबल। आपके पेपर नजदीक है तो कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी, जितना मैं जल्दी कर सकता हूं आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट यूनिफॉर्म, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट यूनिफॉर्म, इसका मीनिंग ये है कि बेटा जितने भी हमारे ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट पड़ा है
ग्लोबलाइजेशन आप सभी को पता है क्या मीनिंग होता है ग्लोबलाइजेशन का, कि इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स बिटवीन द, या इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, यू कैन से दैट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो इसका इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, पॉजिटिव पड़ा है या नेगेटिव पड़ा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो इक्वल नहीं पड़ा है, आपने एग्जाम्पल के थ्रू बताना है इसको। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन ही है बेटा, ठीक है, तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आता है आपको कि बताइए जी ये कैसे हुआ है या इसमें क्या लिखना है आपने, जस्ट वेट, आई विल टेल यू। सबसे पहले तो आपने ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग बताना है। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? इंटरकनेक्टनेस, आपस में कनेक्ट होना, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपने याद रखना है। अगर पेपर में लिख दिया फुल बेटा फुल मार्क्स मिलेंगे बेटा। इंटरकनेक्टनेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, सोसाइटीज, कल्चर, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के अंदर जैसे हम दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट होते हैं, उनकी कंट्री को अपनी कंट्री के साथ जोड़ते हैं। जोड़ना, इंटीग्रेशन डज नॉट मीन दैट कि हमने उनके ऊपर कब्जा कर लिया, नॉट लाइक दैट। इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज मीन्स कि आपस में बिजनेस करना, हाई लेवल का बिजनेस करना। सोसाइटीज में जब भी बेटा हम किसी भी कंट्री के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो उनका कल्चर हमारा कल्चर आपस में इंटरचेंज होता है, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ा है? इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म, एक जैसा नहीं पड़ा है। कुछ कंट्रीज को या कुछ फील्ड को ज्यादा पड़ा है, कुछ फील्ड को कम पड़ा है इसका इंपैक्ट, तो ये हमने डिस्कस करना है। मैंने इसको भी छोटे छोटे पॉइंट्स में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है फ्रॉम माय लेवल बेस्ट। लेट्स सी आपको कितना समझ आता है। फर्स्ट आता है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। इसका मीनिंग ये है कि बेटा कुछ तो ऐसी हैं जहां पे, जस्ट वेट जी, जो ग्लोबलाइजेशन का कुछ लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा उनको बेनिफिट हुआ है, जैसे जो स्किल लेबर है, ठीक है, एजुकेटेड लेबर है, ठीक है, उनको काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है, बिकॉज उनको जॉब्स मिल गई। स्पेशली जैसे कहते हैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा एडवांसमेंट आई है ड्यू टू दिस, तो उनकी सैलरी इंक्रीज होगी, एवरीथिंग। और कुछ ऐसी है जैसे हैंडमेड चीज जो बनाते थे, हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी करते थे, पोर्ट्स बनाते थे, उनको काफी ज्यादा लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो ये आपने लिखना है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इंक्रीज हुई हैं ड्यू टू दैट ग्लोबलाइजेशन। मींस रिच हो ज्यादा रिच हो गया है, जो पुअर है वो हो ज्यादा पुअर हो गया है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। सेकेंड पॉइंट, कल्चरल आइडेंटिटी। कई जगह पे तो ऐसा हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चर बहुत ज्यादा एक्सचेंज हुआ है, और ज्यादा एक्सचेंज होने के कारण वहां पे फॉरेन कल्चर या वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा अफेक्ट कर गया, लोग उन्हीं को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। पर कुछ स्टेट्स ऐसी हैं या कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे ये चीज नहीं आई है, उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है ड्यू टू दिस ग्लोबलाइजेशन एट दैट प्लेस। इसके बारे में बताना है आपने इन्वायरमेंटल इश्यूज में। ठीक है, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन कई जगह पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ज्यादा हुआ है, कई जगह पे कम हुआ है। लेबर स्टैंडर्ड, कि कुछ लोगों का स्टैंडर्ड इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूं अभी के जो स्किल लेबर है उनका काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है लेवल, स्टैंडर्ड, ठीक है, सैलरी इंक्रीज हुई है, एवरीथिंग। और कुछ लोगों का स्टैंडर्ड डाउन गया है काफी ज्यादा बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन। एग्जाम्पल आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो ग्लोबलाइजेशन के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी हैं, ग्लोबलाइजेशन के बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़े हैं। कई लोगों को बेनिफिट हुआ है, कई लोगों को लॉस हुआ है। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर कोई इसमें पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
इवन ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडस्ट्री बढ़ी है, इंडस्ट्री के कारण एग्रीकल्चर कम हुई है, लोगों ने फील्ड को काट काट के वहां पे इंडस्ट्रीज बनाने स्टार्ट कर दी। तो कुछ लोगों को बेनिफिट भी बहुत हुआ है, इंडस्ट्रीज को बहुत बेनिफिट हुआ है, सर्विस सेक्टर वालों को बहुत बेनिफिट हुआ है। तो ये आपने पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, मेनली जो आपने ध्यान रखना है। बाकी सभी चीजें लिख दोगे आप पेपर में, आई नो वेरी वेल। आपने ये 4 पॉइंट्स लर्न कर लेने हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। बेटा पेपर में क्वेश्चन क्या होता है, कई बार इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, आप वहां पे अपनी तरफ से पॉइंट नहीं लिख सकते, कोई चीज पता होगी किसके बारे में लिखना है, देन यू कैन राइट। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। ये हम पहले भी काफी बार कर चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल है। सबसे पहले आपने पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग बताना है। पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में बहुत मेन रोल अदा करती हैं इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। इसका मेन जो है थिंग है, वर्क है, दैट इज द पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस एंड मेक देयर वॉइसेस हेयर्ड। अगर हमने, जैसे मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं, अगर मुझे कोई भी इशू आता है तो मैं कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के बंदे के पास ही जाऊंगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, कोई उसका एजेंट है, समथिंग, तो मैं उन्हीं के पास जाऊंगा, उन्हीं के पास जाके उनसे हेल्प मांगूंगा, उनको बोलूंगा ये इशू अपने हाउस के अंदर इंक्रीज कीजिए या कुछ भी। तो मुझे पॉलिटिकल पार्टी के पास ही जाना पड़ेगा, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे ओपोजिशन पार्टी हो। तो ये बताया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये आपने 1 या 2 लाइनों की सिर्फ इंट्रोडक्शन देनी है, ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देनी। क्या बोलो कि बहुत बड़ी मैंने इंट्रोडक्शन देनी है, नॉट, ओनली 2 और 3 मैक्सिमम, ठीक है। 2 तो मिनिमम देनी है, 2 और 3 के अंदर आपने अपनी इंट्रोडक्शन बता देनी है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टी का रोल क्या है, ये इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं आपस में। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, जो लोगों के लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाते हैं ये, ठीक है। दे पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर चूज फ्रॉम देम। मान लीजिए बीजेपी है, ठीक है, उधर से कांग्रेस है, ठीक है, आम आदमी पार्टी है, तो ये सभी अपनी अपनी पॉलिसीज बताएंगे। ये बोलेगा कि मैं इतनी फैसिलिटी दूंगा, ये अपने बताएंगे कि हम ये देंगे, आम आदमी पार्टी वाले अपने बताएंगे हम ये देंगे। ये सब कुछ अपने मैनिफेस्टो में लिख देंगे और लोगों को बताएंगे। फिर लोग उनमें से चूज करेंगे विच पार्टी ऑफर बेटर, ठीक है, जिनके ऊपर फेथ होगा उनको चूज करेंगे वो, ठीक है। थर्ड पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टीज कंट्री के अंदर क्या बनाती हैं, लॉ बनाती है, मेकिंग ऑफ लॉस। आप इसको भी शॉर्ट करके अपने हेडिंग याद कर सकते हो। बेटा कोशिश कीजिए ये जो हेडिंग है ना, कम से कम हेडिंग आपको फिंगर्स पे याद होने चाहिए, सो दैट यू कैन राइट देयर इन देयर ओन वर्डिंग। अपनी वर्डिंग में लिखने में कोई इश्यू नहीं है, आपको आपके हेडिंग ठीक होने चाहिए। अगर हेडिंग ठीक होगा तो आप आगे भी लिख पाओगे। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये गवर्नमेंट बनाती भी हैं और चलाती भी हैं। जैसे अगर मैं अभी की बात करूं, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, हरियाणा के अंदर बीजेपी की है, यूपी के अंदर बीजेपी की है, गुजरात के अंदर बीजेपी की है, ठीक है। तो इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी ही बनाती हैं, ये गवर्नमेंट बनाती भी हैं और गवर्नमेंट चलाती भी हैं। ये जो पार्टी जीत जाती है वो रूलिंग पार्टी बन जाती है, लेकिन जो पार्टी हार जाती है वो ओपोजिशन का रोल अदा करती है। बेटा ओपोजिशन कहा जाता है कि जिस कंट्री में ओपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगा वहां पे फुली इंडिपेंडेंस, फुली डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता। जिस कंट्री का ओपोजिशन स्ट्रांग है ऑटोमेटिक वहां पे जो डेमोक्रेसी होगी वो अच्छी होगी वहां पे, ठीक है। ये पब्लिक ओपिनियन को शेप देते हैं। जो भी पब्लिक मांगती है उसको आगे जाके एक ऑर्गेनाइज वे में कौन बताता है, वो बताता है पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी गवर्नमेंट की मशीनरी होती है, वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, इनको इंप्लीमेंट करने का काम पॉलिटिकल पार्टीज का होता है, ठीक है।
करती गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट को भी चलाता कौन है? कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी। तो ये बेटा 7 पॉइंट्स हैं, इसमें से कोई भी आपने 5-6 पॉइंट लर्न करने हैं, तो वो जो आपने लिखने हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन को कंटेस्ट करती है, ठीक है, जस्ट वेट। पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करती है, ये आपने लर्न करना है। पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को बनाती है फॉर द पीपल। ये लॉस को बनाती है, डिफरेंट लॉस को। जैसे पार्लियामेंट के अंदर लॉ बनते हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर रूलिंग पार्टी भी होती है, ओपोजिशन पार्टी होती है। इनडायरेक्टली वो कोई ना कोई पार्टी को बिलोंग करते हैं। ये गवर्नमेंट को बनाते भी है, चलाती भी है, ठीक है। ये ओपोजिशन का रोल अदा करते हैं, जो पार्टी हार जाती है, ठीक है, इलेक्शन के अंदर। ये लोगों की ओपिनियन को शेप करके आगे प्रेजेंट करती है। ये गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीम्स लेके आती है, इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। ये आपने याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है, टफ नहीं है। आई होप अगर आप पेपर के अंदर इसी तरह भी ये क्वेश्चन को इसी तरह लाइन में लिख दोगे ना, तब भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ट वेट। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस। सबसे पहले तो बच्चों को कंफ्यूजन आती है, उनको सिग्निफिकेंस का मीनिंग नहीं पता होता कई बच्चों को, ठीक है। सिग्निफिकेंट का जो मीनिंग है वो है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, इंडियन इकोनॉमी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपका क्वेश्चन है। अगर मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं स्टूडेंट्स, ये एक सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक मींस मेन बैंक है। सेंट्रल बैंक हम उसे कहते हैं जिसके पूरी जो हमारा कंट्री के अंदर जितने भी बैंक्स हैं वो सभी एक बैंक के चारों तरफ होते हैं। मींस दिस इज द मेन बैंक हु हैंडल ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड विद द बैंकिंग सिस्टम, उसको सेंट्रल बैंक कहते हैं। तो आरबीआई क्या है, एक सेंट्रल बैंक है इंडिया का। कंट्री के अंदर जितनी भी मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम चलता है दैट इज ड्यू टू द आरबीआई। आरबीआई क्या करती है, आरबीआई उसको रेगुलेट करती है, ठीक है। अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करूं, ये 1935 के अंदर बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया है। इसके फंक्शन की बात करूं तो इसका मेन जो फंक्शन होता है वो होता है कंट्री की जो इकोनॉमिक नीड्स है उनको पूरा करना, ठीक है। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उनको देखना, ठीक है, सब कुछ। जो फर्स्ट पॉइंट है इसका दैट इज रिलेटेड विद द मॉनेटरी बैंकिंग रेगुलेशन। स्टूडेंट्स इसका ना फर्स्ट पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, वो ही आएगा, एक्चुअली मिस प्रिंट हुआ हुआ थोड़ा सा। फर्स्ट पॉइंट आएगा ये वाला, मॉनेटरी पॉलिसी। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन आता है मॉनेटरी पॉलिसी कहते किसको है। कंट्री की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो रिजर्व बैंक के थ्रू बनाई जाती है, विच इन्वॉल्व द रेगुलेटिंग मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट। आपको पता है कि बैंक्स के अंदर क्या है, इंटरेस्ट रेट सेट होता है। बैंक हमें इंटरेस्ट के बेस पे लोन देते हैं। अब वो लोन चाहे तो बैंक जो नेशनलाइज बैंक का कोई प्राइवेट बैंक है वो लोगों को किसी भी रेट पे लोन दे सकता है, जितना मर्जी एक्सप्लॉइट करे, पर ऐसा नहीं है। जो आरबीआई है वो पूरी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है। वो देखती है कि इंटरेस्ट रेट, मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट कितना होगा। अगर किसी बैंक ने पर्सनल लोन देना है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट क्या होगा, उससे ज्यादा नहीं दे सकते वो, ठीक है। कम की लिमिट नहीं है, कम तो अगर बैंक देना नहीं चाहेगा, उन्होंने हर चीज की एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी है कि इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। कोई भी अगर हमने लोन देना है, बैंक ने किसी भी पीपल जनता में से किसी को भी लोन देना है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट सेट की हुई है। जो प्राइस स्टेबिलिटी लेके आता है
इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आता है ड्यू टू द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी सब कुछ होता है, इन कंट्री के अंदर कितनी मनी की सप्लाई हो वो इसके थ्रू होती है, वो मॉनेटरी पॉलिसी में बताई जाती है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई। सेकंड, बैंकिंग रेगुलेशन, जो रूल एंड रेगुलेशन है डिफरेंट विद द बैंक्स, रिलेटेड विद बैंक्स, ठीक है, वो सब कुछ आरबीआई बनाता है। बैंकिंग रेगुलेशन के बीच में ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो इश्यू ऑफ मनी, इश्यू ऑफ न्यू मनी, जैसे कि न्यू कॉइन्स, न्यू रुपीस को करना है, ठीक है, लेके आना है, तो वो इसके थ्रू ही होगा। इसके अलावा एक बैंकिंग के अंदर या आप इसके अंदर ये भी कर सकते हो, मान लीजिए कि कोई पर्सन कहता है कि मैंने बैंक को बनाना है, मैंने अपना नया बैंक बनाना है, तो उसको वो बैंक के लिए लाइसेंस कौन देगा? आरबीआई देगी। ठीक है, आरबीआई इशू द लाइसेंस फॉर द न्यू बैंक एंड अदर फाइनेंशियल एजेंसीज। ठीक है, जितनी भी एजेंसीज होती हैं फाइनेंशियल जो लोन देती हैं, या चाहे कोई भी बैंक है, प्राइवेट बैंक है बेटा, स्टेट बैंक है, सभी बैंक, ठीक है, आरबीआई के अंडर ही काम करते हैं। आरबीआई ही उनको परमिशन देगा, अगर उनको लाइसेंस मिलेगा तब भी कोई बंदा अपना बैंक खोल सकता है। करेंसी इंश्योरेंस, इसमें बेटा आप ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, ये आप इसमें एक्सप्लेन करना, क्योंकि ऊपर वाले में आपके 3-4 पॉइंट आपके पास है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें जो ये करेंसी का है वो आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो, करेंसी इंश्योरेंस के अंदर, क्योंकि आरबीआई है जो न्यू करेंसी नोट छापता है, इसलिए जितना भी करेंसी से रिलेटेड मैटर होते हैं सभी आरबीआई देखता है। और इवन अगर हम बात करें कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज की, कि कंट्री के बाद जैसे कि बाहर का जितना एक्सचेंज होगा, कितने पैसे, कितने डॉलर है, कितने पाउंड है, वो सब कुछ यही देखते हैं। ठीक है, मैनेज यही करते हैं सब कुछ, जितनी भी फॉरेन मार्केट की ट्रांजैक्शन है वो सब भी इनके द्वारा ही देखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट एंड सेटलमेंट। इसका मीनिंग क्या है बेटा? आपको पता है कि हम ना, जैसे मान लीजिए चेक काटा हमने, चेक हमने किसी और बैंक के नाम का काट दिया, अब हमारे पैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में कैसे जाएंगे? वो खुद तो पहुंचाएंगे नहीं बैंक वाले, बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन है आरबीआई, एक बैंक से पैसा लेके दूसरे बैंक को देता है। मींस आरबीआई क्या करती है? ओवरसीज द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन द कंट्री। हम इसको सेटलमेंट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, चाहे वो सेटलमेंट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम पे हो, ठीक है, चाहे चेक के थ्रू हो, जैसे मर्जी हो, इनके पास सिस्टम है। ये सिस्टम के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा कि एक बैंक में पैसा डाला, चेक दिया दूसरे बैंक का, और दूसरे बैंक से एक बैंक के फर्स्ट बैंक के अंदर पैसा कैसे आएगा? दैट इज बिकॉज ऑफ आरबीआई। ठीक है, उसके अंदर, क्योंकि इसको हम पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम भी आरबीआई का होता है। डेवलपमेंट फंक्शंस करती हैं काफी जगह, जैसे अगर हमने बताना है कि लोगों को करेंसी के, फाइनेंशियल थिंग्स के बारे में लिटिगेट करना है, उनको बताना है उसके बारे में कि यहाँ पे आपसे कुछ हेरा फेरी हो सकती है, आपका डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, तो उसके बारे में बताता कौन है? आरबीआई डिफरेंट एडवर्टीजमेंट देता है टीवी के अंदर या उनको न्यूज़पेपर के अंदर, जिसके थ्रू लोगों को पता लगता है इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरह का मैंने एग्जांपल दिए हैं आपको, ये आप इस तरह के पॉइंट हो भी अपनी तरफ से लिख सकते हो और इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है, इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, एक्सप्लेन तो करना ही है, ऐसे मत लिखना। अगर आप बोलोगे मैं ये हेडिंग लिख आता हूं पेपर में, हेडिंग के मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा, जब तक आप इसको एक्सप्लेन नहीं करोगे इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। जब तक आप इसको एक्सप्लेन नहीं करोगे इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये याद रखना है आपने इनको लिखना है। क्वेश्चन क्या था? रिजर्व बैंक के सिग्निफिकेंस बताने थे। रिजर्व बैंक बैंकिंग के जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है उनको बनाता है, करेंसी, न्यू करेंसी को इशू करता है, जो आरबीआई का फॉरेन एक्सचेंज, कंट्री का, स्टेट का, गवर्नमेंट का फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है कंट्री का, तो वो सारा यही देखेगा। इसके अलावा जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है उनको ये देखता है, डेवलपमेंट फंक्शन भी ये करता है। उसके बाद जैसे हम हमेशा करते हैं, आपने इसके कंक्लूजन में बता देना है, लाइक आई हैव मेंशन हियर,
In summary, the IBA played a vital role in the Indian economy by maintaining price stability. प्राइस कितना होगा चीजों का, स्टेबल कैसा रहेगा, ये सब कुछ आरबीआई का काम होता है। रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना, जो नए बैंक्स हैं उनको लाइसेंस प्रोवाइड करवाना, किसका लाइसेंस कैंसिल करना है, किसको लाइसेंस देना है, एवरीथिंग आरबीआई। एंड जो एक सेटलमेंट सिस्टम है, प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, किस तरह से फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि लोग उसके ऊपर फेथ करें। तो ये सब कुछ कहां पे देखा जाता है, ये सब कुछ इसी के अंदर देखा जाता है बेटा, आरबीआई देखता है। ओवरऑल अगर बात करें तो इसका काम क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, ये आरबीआई देखता है। एक आधा पॉइंट अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वैसे ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम 3 मार्क्स के अंदर आएंगे आपको, लेकिन हमने तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही चलना है हमने, कि क्या पता अगर आपने एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दो, दैट्स बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज कंसीडर्ड एट द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के इन शॉर्ट बेनिफिट्स बताने हैं बेटा, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मीनिंग पता होना चाहिए, जहां पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फाइनल गुड्स के अंदर, ठीक है, वो क्या बोलता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये कंट्री की बैकबोन है, इसके बारे में बताओ। मींस आपने यहां पे क्या बताना है, इसमें आपने बेनिफिट्स बताने हैं, किसके बताने हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बेनिफिट्स। जस्ट वेट। अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपने ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के इंट्रोडक्शन है वो आपने देनी है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज द एसेंशियल कंपोनेंट, सबसे मेन कंपोनेंट है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, किसी भी कंट्री की बात करें, क्योंकि जब तक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं होगी वहां पे जो वहां का रॉ मटेरियल है, अगर वहां पे एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग है तो वहां का जो रॉ मटेरियल है उसको यूज कौन करेगा, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ओवरऑल डेवलपमेंट कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, इसको मना नहीं किया जा सकता किसी तरह से भी कि इसका डेवलपमेंट नहीं है। तो क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं वो बताना है। सबसे पहले तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, पर्टिकुलर द ऑर्गेनाइज सेक्टर, हमारे दो सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उसमें जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाई जाती है इसके द्वारा, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे कि हमें पता है कि किसी कंट्री के अंदर जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा उतना ज्यादा डेवलप होंगे ज्यादा। ये मिलियन ऑफ पीपल्स को जॉब प्रोवाइड करवाता है, चाहे वो जो उसकी लेबर है, चाहे वो लेबर है वो स्किल्ड लेबर हो या अनस्किल्ड वर्कर हो, ठीक है, या अनस्किल्ड वर्कर हो, तो दोनों को जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सर्विस सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर में अगर 90% स्किल्ड लेबर वहां पे एम्प्लॉय की जाती है, जॉब दी जाती है, सिर्फ 10% अनस्किल्ड लेबर को दी जाती है। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी फर्म की बात कर लो, सभी फर्म्स में स्किल्ड लेबर भी काम करती है, अनस्किल्ड लेबर भी काम करती है, जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये है। आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। अगर नहीं पता लगता, आई एम हेयर टू हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप सिर्फ मुझे एक मैसेज कीजिए, देन आई विल सेंड यू द आंसर। लिटिल बिट टाइम आई विल टेक, क्योंकि मुझे खुद बनाना पड़ेगा वो आंसर, तो मैं बना के आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट वन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग इज द की ड्राइवर ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हम बात करते हैं किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंप्रूव करना है, तो सबसे पहले हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो उसके थ्रू क्या होता है,
कंट्री की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंप्रूव होता है। जस्ट वेट, जो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स रोड, बिल्डिंग्स, ठीक है, स्ट्रीट्स, ये सब कुछ इसके थ्रू डेवलप होता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के थ्रू ही इंप्रूव होगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप होगी तब इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगी वहां पे। एक्सपोर्ट अर्निंग, अगर हम बात करें कि एक्सपोर्ट के मामले में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल करती हैं किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। जैसे कि हमारे इंडिया की अगर बात करें, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग गुड्स, जस्ट वेट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है, इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल थिंग्स, केमिकल गुड्स, ठीक है, ये जो जितनी भी गुड्स हैं ये सभी बनती हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, और ये सभी का मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है दूसरी कंट्रीज के अंदर। तो इससे हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस। नेक्स्ट, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। मैन्युफैक्चरिंग जब होती है उससे इनोवेशन भी होती है, नई टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है, तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बात करते हैं कंट्री की नेशनल इनकम में डेवलपमेंट होना, कंट्री की पर कैपिटल इनकम की डेवलपमेंट होना, इंक्रीज होना, लोगों की सैलरी बढ़ना, ठीक है, ये सब कुछ देखा जाता है इसके अंदर। जीडीपी, जीडीपी की बेटा फुल फॉर्म की बात करेंगे तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जस्ट वेट, आई विल ट्राई टू राइट हियर। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये बोला जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है? जितनी भी गुड्स कंट्री की टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस की जाती है, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया के अंदर जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस की जाएंगी उसका जो गुड्स सर्विसेज जितनी भी प्रोड्यूस की जाएंगी उन सभी की प्राइस को प्लस करके बनता है जीडीपी, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काफी बड़ा रोल है जीडीपी की ग्रोथ के अंदर, ठीक है। तो लास्ट में सेम कंक्लूजन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री एंड if I talk about the this one, they provide this sector provide the employment generation, industrialization, export, innovation, technology growth, everything। तो आपने इसके बारे में बता देना है बेटा। इसके बारे में ना आपकी जो बुक है, बुक के पेज नंबर, जो आपकी ज्योग्राफी की बुक है, इकोनॉमिक्स की आई थिंक ज्योग्राफी की बुक में है, ये जो आपकी बुक है उसके पेज नंबर 64 के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है। जो आपकी बुक्स हैं वो आप वहां से भी देख सकते हो, 64 नंबर पेज के अंदर लिखा हुआ है। स्पेशली आप इसके पॉइंट अपनी तरफ से बना सकते हो, दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बता सकते हो कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो एग्रीकल्चर में हेल्पफुल है, ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में लिख सकते हो आप। इसमें जो लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं या जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है एग्रीकल्चर के अंदर, उसको खत्म करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख सकते हो। कंट्री के अंदर जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी को डिक्रीज करने में इसने काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा है। जो स्टेट के अंदर स्टेट डिस्पैरिटीज डाली गई पाई जाती हैं, ठीक है। स्टेट डिस्पैरिटी मीन रीजनल डिस्पैरिटीज कि एक स्टेट जो है बहुत रिच है, ठीक है, एक स्टेट बहुत पुअर है,
ये जो डिस्पैरिटीज पाई जाती हैं इनको खत्म करने के लिए एक ही चीज के थ्रू खत्म कर सकते हैं, वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसके बारे में रख सकते हो। इसमें आप बता सकते हो एक्सपोर्ट के बारे में। इंडिया में हम मैक्सिमम चीजें जो एक्सपोर्ट करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो आप। इसमें फॉरेन एक्सचेंज को इंक्रीज करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी, ठीक है, वो किसी कंट्री के पास जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये फॉरेन एक्सचेंज को बाहर की कंट्री से इंडिया में लाने का तरीका यही है, हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट करें, तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए हमें हेल्पफुल करता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आई थिंक मैंने 10 पॉइंट्स बता दिए होंगे आपको ओवरऑल। मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंक्रीज करता है, एक्सपोर्ट से जो अर्निंग होती है उसको देखता है, कंट्री के अंदर नई इनोवेशन और टेक्नोलॉजी लेके आता है, जीडीपी में हेल्पफुल करता है उसको इंक्रीज करने के लिए, एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए हेल्पफुल करता है, कंट्री के अंदर पॉवर्टी को डिक्रीज करने के लिए हेल्पफुल है। ये जितना भी एक्सपोर्ट पार्ट है ऊपर वाला सेम पॉइंट है उसमें कर सकते हो। रीजनल डिस्पैरिटीज को रिमूव करता है, जो स्टेट्स के अंदर एक स्टेट ज्यादा चेक पुअर है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, उसको हेल्पफुल करता है उसको ओवरकम करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट है। यहाँ पे आपकी क्लास भी आई थिंक 10 से ज्यादा टाइम हो गया, तो जो बाकी के क्वेश्चन है मैं कल करूंगा। बच्चों के काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको। आप कोशिश कीजिए इसको बेटा रेगुलर कीजिए, और रेगुलर करोगे लर्न करोगे। जहां पे भी बेटा देखो ऐसा टीचर मिलेगा कभी, मैं आपको कहता हूं जहां पे प्रॉब्लम आती है सेंड क्वेश्चन टू मी, आई विल हेल्प यू, ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर इसमें से भी कोई क्वेश्चन अगर लगते हैं आपको जहां पे आपको इश्यू बन रहा है, आप उसको नहीं लिख पा रहे आंसर, तो आपने वो देख लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू। जितने बच्चों ने बेटा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन नहीं भेज सकता, ठीक है। कुछ बच्चों के पास नंबर है उनको मैं भेज देता हूं, सभी बच्चों के पास नंबर नहीं होता है तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट इज गुड फॉर यू, सो दैट यू कैन